बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज हम बात करेंगे शहजाद चुगताई साहब से। सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे मुल्क में रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही बिजली की फ्राहमी का तातुल जो है वो बढ़ गया है और सरापा एहतजाज हैं अवाम हर जगह। यही हुआ है कि लोगों को पहली सहरी भी जो है अंधेरे में करनी पड़ी है, अफ्तार के वक्त भी लोगों के पास बिजली नहीं थी, दूसरे रोज़ भी यही हुआ, दूसरी सहरी में भी कई इलाकों में बिजली नहीं थी और गर्मी भी बला की है। गर्मी बढ़ती जा रही है और बिजली की कंपनियां, बिजली के हुकाम जो हैं वो अपने वादे और अपने दावे पूरे करने में नाकाम हो गए हैं, इसलिए लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वो लोग इश्तियाल में हैं, दफ्तरों पे हमले हो रहे हैं, धावा बोला जा रहा है, धरने दिए जा रहे हैं और अवाम करें क्या। दूसरी तरफ से हुकूमती अहदेदार एक तरफ तो कहते हैं कि फ़ॉल्ट्स हैं और बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं है बल्कि ये फ़ॉल्ट्स की वजह से हो रहा है और फ़नी ख़राबियाँ दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं और शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल की वजह से मसाइल रहेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बिजली चोरी की जा रही है और बिजली चोरों के दबाव में नहीं आएंगे। बिजली चोर जहाँ पर भी आकर एहतजाज करेंगे, धावा बोलेंगे और आके दफ्तरों में तोड़ फोड़ करेंगे, उनका दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ कानून जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा और कानूनी तरीके से उनसे निपटा जाएगा। ज़्यादा मसला इस वक्त जो है वो KPK में है और कराची में है, बाकी भी शहरों में सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है और हुकूमती दावे और जो वादे थे वो पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगरचे कि हुकूमत ने अपना 5वां बजट पेश कर दिया है, बड़े बड़े बिजली घर लगाने के मंसूबों का इफ्तिताह भी किया गया है और दावे किए गए हैं कि बहुत सारी बिजली सिस्टम में आई है। लेकिन ना सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि सूबाई हुकूमत ने भी जो इस सिलसिले में इक़दाम करने थे या बिजली सिस्टम में ऐड करनी थी वो कहीं पर नज़र नहीं आ रही। अगर वफाकी हुकूमत नाकाम नज़र आ रही है तो सूबों में भी सूरत हाल को ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। KPK में कहा गया था कि 300 से 350 डैम बनाए जाएंगे, बिजली ऐड की जाएगी, लेकिन KPK के सूबाई वज़रा ख़ुद तस्लीम करते हैं कि आज की तारीख़ तक कोई 1 मेगावाट बिजली भी सिस्टम में दाखिल नहीं की जा सकी। अलबत्ता उनको यकीन है कि जुलाई ऑनवर्ड उनके मंसूबे जो हैं वो रंग लाएंगे और बिजली ऐड होना शुरू हो जाएगी तो काफ़ी सूरत हाल बेहतर होगी। यही सूरत हाल ख्वाजा आसिफ साहब से, राबे शेर अली साहब से भी सुनते आ रहे हैं, इस पर बात करते हैं। इसके अलावा पनामा केस है, JIT में हुसैन नवाज़ की पेशी हुई है, अहम पेशरफ्त हुई है और साथ साथ इमरान खान की तलाशी का अमल भी जारी है, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन में जवाब दाखिल कर दिया है। और फिर कुलभूषण जादेव आलमी अदालत में क्या होने जा रहा है। खावर कुरैशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि कुलभूषण जादेव कहीं नहीं जा रहा और आलमी अदालत उसको रिहा करने नहीं जा रही, लेकिन क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसका जायज़ा लेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं लोड शेडिंग से। शहजाद साहब, क्या लग रहा है आपको, यही तवक्कुआत थी, यही खदशात थे कि इस दफ़ा गर्मियाँ होंगी, रोज़े होंगे और बिजली नहीं होगी? देखें, 2014 में जब हीट स्ट्रोक आया था तो ऐसी ही सूरत हाल थी। KSC के इलेक्ट्रिक के मामलात सेम जैसे आज हैं ऐसे ही 2014 में थे और इस दफ़ा ह्यूमिडिटी तो बहुत है। अगर इस वक्त अगर ह्यूमिडिटी कम हो गई तो फिर ये है कि हीट स्ट्रोक होगा और बड़ी तादाद में अमवात हो सकती हैं। तो अगर पिछले तजुर्बात से हमने कोई यानी कि ना फ़ायदा उठाया, ना उससे कोई सबक लिया, ना उसके नतीजे में कोई बैकअप प्लान बनाया, ना कोई कंटीजेंसी प्लान बनाया, ना कोई इमरजेंसी कोई मंसूबा आपने दिया, तो ये यानी कि वो जो 2000 आदमी मर गए हीट स्ट्रोक में, उनकी कुर्बानी तो या उनकी मौत के सदक़े ही अगर KSC अपना निज़ाम सही कर लेती तो ये ख़दशात तो थे। देखें, कराची में 2016 और 2015 के जो मौसम गर्मा थे वो इतने गर्म नहीं थे, लेकिन ये अंदाज़े के मुताबिक आपका ये जो मौसम है ये इसमें शिद्दत पैदा हो रही है और कल और परसों जो है ज़्यादा मुल्क में ज़्यादा दर्जा हरारत 52 था जो कि रात को 54 हो गया। सिब्बी में 51 आज भी रहा, सिब्बी में। और तो उसके अलावा मतलब ये कि अब आपके मुल्क में गर्मी का ये हाल है और उसकी शिद्दत बढ़ रही है और कराची में भी बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से KSC को, के इलेक्ट्रिक कारपोरेशन को कोई बैकअप प्लान बनाना चाहिए था और जो 2014 के जो तजुर्बात थे उसके नतीजे में कोई बेहतरी की सूरत पैदा करनी चाहिए थी, जो कि KSC बेहतरी की सूरत हाल पैदा करने में नाकाम रही। अच्छा, अब हम आते हैं कि अब हो क्या रहा है, यानी कि ये जो वर्स्ट सूरत हाल है, दुगरगू मामलात हैं और हम जो है यानी कि मज़ीद डेटोरेशन यानी कि हमारा जो
ये इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, जो हमारा ये जनरेशन का जो निज़ाम है, ये बदतदरीज जो है ना डेटोरेशन की तरफ जा रहा है, डेटोरेट हो रहा है, ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे मुल्क में हो रहा है। अच्छा, आप सरहद में देख लें क्या हो रहा है। सरहद में तो ग्रिड स्टेशनों पे और सब स्टेशनों पे और पावर स्टेशनों पे हमले हो रहे हैं और एमपी भी गिरफ्तार हो रहे हैं। और एक वहाँ पे एक बहुत ही यानी कि संगीन सूरत हाल है, 18 और 20 घंटे की लोड शेडिंग वहाँ हो रही है। इसे लोड शेडिंग तो नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि 2-4 घंटे के लिए बिजली आ रही है बस। हाँ, 2-4 घंटे के लिए बिजली आ रही है। यही हाल आपका, यानी कि जो पंजाब जिसको आप कहते हैं पढ़ा लिखा पंजाब और जितना तरक्की याफ्ता सूबा जिसको आप कहते हैं और जिस पर आप फ़ख्र करते हैं, पंजाब में भी इससे मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं है। फिर अगर आप आएँ तो सिंध और बलूचिस्तान, तो ये समझ लें कि मैं समझता हूँ कि जो हमारे बिजली के जो वज़ीर हैं या बिजली के जो करता धरता हैं, हैस्को है और दूसरे इदारे हैं और उनके एमडी हैं और उनके जो अफसरान हैं, वो शायद उनका ख्याल है कि बलूचिस्तान, अंदरून सिंध में और बलूचिस्तान में तो कोई इंसान रहते ही नहीं है, वो शायद भेड़ बकरियां रहती हैं जिनको बिजली की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटीरियर, हम कराची की बात तो करते हैं, लेकिन कराची में मैं यानी कि ये एतराफ़ करता हूँ कि कराची में पूरे मुल्क से बेहतर सूरत हाल है। कराची के अंदर 61% जो आपका शहर है वो मुस्तस्ना है, एग्जम्ड है लोड शेडिंग से। तो हम ये बात तो बहरहाल ये करते हैं कि कराची बेहतर है, लेकिन 2 शहरियाँ तो कराची वालों ने भी जो अंधेरे में की हैं। कराची वालों, यानी कि अब तो ये ऐसा लग रहा है कि जो एक शहरी के वक्त जगाने वाले आते थे तो वो तो अब नहीं आते। तो अब वो काम जो है केएससी ने संभाल लिया है कि 2:45 बजे परसों रात को एकदम जो है ना वो लाइट चली गई और 4 बजे शहरी ख़त्म होने का टाइम होता है। ये अगले बिल के साथ ये भी आएगा कि जी ढोल वाले का बिल भी दिया करें, ढोल वाले का बिल आप दिया करें, के इलेक्ट्रिक को दें, के इलेक्ट्रिक के बिल में शामिल होगा। जैसे कि पीटीवी का आप जो टीवी देखते हैं उसका बिल भी केएससी के बिल में शामिल होता है, ढोल वाले का बिल भी शामिल होगा। तो अब बात बढ़ गई है, मतलब कराची के अंदर बात बढ़ गई है, इस तरह बढ़ गई है कि पहले कराची में बिजली जा रही थी 25% एरिया में, 40% एरिया में, 20% एरिया में। जो अब जो सिलसिला शुरू हुआ पहले दिन, रमज़ान के पहले दिन जो है आपके पूरे शहर की बिजली चली गई। ठीक है ना, आपने सब्र कर लिया, लेकिन आप ये देखें ना। तो मैं रिपोर्ट देख रहा था, कहते हैं पाकिस्तान में जो कैपेसिटी है बिजली जनरेशन की पूरे मुल्क में के इलेक्ट्रिक समेत, वो अप टू दी कैपेसिटी यूटिलाइज ही नहीं हो रही, उतनी बिजली बनाई ही नहीं जा रही जो बनाई जा सकती है, जिससे भी आपने बनानी है, फर्नेस ऑयल से या गैस से। तो बिजली बनाई क्यों नहीं जा रही जबकि इस वक्त अशद ज़रूरत है? इसमें बताएं प्रॉब्लम क्या है, इसमें कौन माल बना रहा है? देखें, एक तो थोड़ा सा मैं उसको समअप करूँ कि एक तो सिंध के 13 अजला में, यानी सिंध के 6 अजला कराची के और 13 अजला सिंध के, तो आधे ज़्यादा सिंध जो है अंधेरे में डूब गया। फिर बलूचिस्तान में लसबेला, हब, इन इलाकों में बिजली नहीं थी। अब हम आते हैं कि ये हो क्या रहा है, फ्रॉड क्या हो रहा है। फ्रॉड ये हो रहा है कि केएससी के जो पावर प्लांट हैं वो फर्नेस पे हैं, फर्नेस बहुत महंगा है, फर्नेस पेट्रोल से ही महंगा है। तो अगर आप केएससी फर्नेस ऑयल यूज़ करे, अगर बिजली घर चलाए, अपने पावर प्लांट चलाए, तो केएससी का खर्चा बहुत आएगा। अब केएससी के पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि उनको वो गैस पे चलाए। अच्छा, अब गैस पे चलाती है तो उस पर ख़र्चा जो है वो यानी कि समझ लें कि कोई 10-15% यानी कि 80% जो है ना केएससी को फ़ायदा होता है अगर वो गैस पे चला रही है। लेकिन गैस अवेलेबल हो जब तो अच्छा, और फिर ये है कि अगर वो नहीं चला रही है तो फिर तो फ़ायदा 100% ही बचत है। यानी कि फर्नेस को इस्तेमाल ना करें और गैस को इस्तेमाल करें तो फिर 80% बचत है। और अगर दोनों को इस्तेमाल नहीं करें, आप बिजली घर कोई 4-5 बिजली घर बन पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक को तो फ़ायदा होना चाहिए, जितनी ज़्यादा बिजली बनाएगी बेचेगी उतनी रिकवरी करेगी। नहीं, केएससी को तो उसमें तो नुकसान है ना। मतलब ये कि एक चीज़ आप बना रहे हैं, जैसे कि उस पर कॉस्ट आ रही है, मेरे ख्याल से केएससी कॉस्ट 10 रुपये होगी एक, मतलब हम प्रिज्यूम कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि 10 रुपये इतनी भी होगी। 2-3 रुपये कॉस्ट है इस पे, बिजली पे, ये सारे लाइन लॉसेस और चोरियां डाल के गैस पे। नहीं, 26 लाख आपके वो है ना, 26 लाख आपके कंज्यूमर हैं और उनसे कोई 50-60 अरब रुपये, 65 अरब रुपये आपकी माहाना बिलिंग है। तो ये जो आपकी आमदनी है तो उसके मुकाबले में लाइन लॉसेस और ये अमले की तनख्वाह और ये ओवरहेड वगैरह ये तो कुछ है ही नहीं ना। आमदनी इतनी है ना, जैसे कि आप देखें ना इस मुल्क में सब चोर इदारे कौन कौन से, बेईमान जो लोग यानी कि जो गरीब आवाम का खून चूस रहे हैं। उनमें एक ये सुई सदरन गैस कंपनी है, उसमें मोबाइल कंपनी है, उसमें केएससी है,
ये लोग एक तो एक्सेस बिलिंग करते हैं, यानी KSC अरबों रुपए की एक्सेस बिलिंग करती है। जो आपको याद होगा कि जो जमात इस्लामी सड़कों पर निकली थी और नईमुर रहमान जो जमात इस्लामी के अमीर हैं कराची के, उन्होंने ये कहा था कि 200 अरब रुपए KSC ने ज़ायद बिलिंग की है। जो कि यूनुस दहागा जो सेक्रेटरी आपाशी थे, पानी बिजली थे, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने तस्दीक की कि 60 अरब रुपए की बिजली जो है बिलिंग फेडरल गवर्नमेंट ने भी इसको वेरीफाई किया और उसको फेडरल गवर्नमेंट ने वेरीफाई किया। तो अब ये अगर सूरत हाल है कि इस अच्छा, ये तो हो गई कराची की सूरत हाल, इदारों की। आपने कहा लूट मार है, चोर बाजारी है, ओवर बिलिंग है, एक्सेस बिलिंग में लोगों को लूट रहे हैं। अब ये बताएं, जो KPK के जो हालात हैं ये कैसे बेहतर होंगे? वहाँ तो के इलेक्ट्रिक नहीं है, वहाँ पे तो के इलेक्ट्रिक जो है वो बिजली और गैस और फर्नेस ऑयल का खेल नहीं खेल रही। वहाँ पे तो बिजली देनी है फेडरल गवर्नमेंट ने, और वफाकी वजीर तो कह रहे हैं कि ये धावा बोलने वाले चोर हैं, ये बिजली चोरी करते हैं, इनको हम बिजली नहीं देंगे। नहीं, देखें उसको उस बात को तो सियासी रंग दिया जा रहा है, और सियासी रंग देने से ना तो बिजली आएगी ना ये बिजली का मसला हल होगा। बुनियादी बात यह है कि जो आपके मुल्क में अब सियासत जो है वो तो यानी कि 5 साल से आपके मुल्क में सियासत बिजली पर ही हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पे हो रही है, लोड शेडिंग पे हो रही है। और जो ये मौजूदा हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, ये तो आई इस वादे पर थी कि लोड शेडिंग ख़त्म कर दी जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा कि जी 1 साल में ख़त्म कर दी जाएगी, 2 साल में ख़त्म कर दी जाएगी, और 5वें साल में अब 5वें साल के अंदर आप एंटर हो गए। अब जून आ जाएगा कल परसों, और 11 मई को इलेक्शन हुए थे, तो 5वें साल में भी दाखिल हो गए। लेकिन ये कि उम्मीद की किरण जो है कहीं नज़र नहीं आ रही। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो 4 साल हैं, 4 साल के दौरान जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है इसने 773 रुपये सब्सिडाइज़ किए हैं। यानी कि जो बिजली के कीमत में जो इन्होंने सब्सिडी दी है वो 733 अरब की सब्सिडी दी है। मैं समझता हूँ कि 733 अरब रुपए की लागत से अगर पावर प्लांट लगाए जाते तो 15-16 हज़ार मेगावाट 733 अरब से बहुत आसानी से बन सकती थी, बल्कि 20,000 मेगावाट भी बिजली बन सकती है। और अगर आप कूल पे जाते तो 50,000 मेगावाट 733 अरब में बिजली बन सकती है। ये किनको दिए हैं इन्होंने? इन बिजली कंपनियों को जो आज बिजली कंपनियों को दिए ना, जो इनको दिए हैं इसका कोई रिजल्ट नहीं आया ना, वो प्लांट चला रही है ना बिजली बना रही है ना बिजली। 118 अरब रुपए इस साल उन्होंने रखे हैं बजट में। ये 118 अरब रुपए उन लोगों को दिए जाएंगे जो कि 300 यूनिट बिजली यूज़ करते हैं, यानी कि उनके बिलों में सब्सिडाइज़ किए जाएंगे कि 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को जो बिजली कंपनियां वो देती हैं, सब्सिडी देती हैं, वो गवर्नमेंट उसको पूरा करेगी। मतलब जैसे कि उसका बिल बनता है 12 रुपये, तो उनको वो देते हैं 8 रुपये यूनिट। तो वो जो गैप है वो उसके लिए 118 वो सब्सिडी होती है। नहीं, मैं बात जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि 300 यूनिट का बिल कितना आता है आप बताइए। 300 यूनिट का तो अगर सीधा यूनिट के हिसाब से लगाएंगे तो इतना आएगा, लेकिन वो टैक्स मिला के और वो सारी 14-15 चार्ज मिला के 14-15 हज़ार रुपये होगा, 300 ज़्यादा हो जाता है। तो 14-15 हज़ार रुपये जो आदमी 14-15 हज़ार रुपये की बिजली यानी कि यूज़ कर रहा है और वाले मुफ्त दिले बहरहम जो यानी कि जो बिजली की सेविंग भी नहीं कर रहा है और इतना बेहिस है, तो उस आदमी को आपको रिलीफ देने की क्या ज़रूरत है? इतनी सब्सिडी ना दी जाए, देखें ना क्यों दी जा रही है? अब हम मतलब KSC को लेके बैठ जाते हैं, बापडा को गालियाँ देते हैं, गवर्नमेंट को गालियाँ देते हैं और बिजली कंपनियों को गालियाँ देते हैं, और बस हमारा काम यही है कि एक दूसरे को इल्ज़ाम देना और एक दूसरे पर नहीं, हम तो नहीं, हम लेकिन किसी को गालियाँ नहीं दे रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई वो अपना काम सही तरीके से करें। हाँ। और जो लोगों के मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उसमें उनको रिलीफ दें। खुद ही कहते हैं, खुद ही कहा था ना इन्होंने कि जी हम सैर रफ्तार में लोड शेडिंग नहीं करेंगे, बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। तो भाई कम से कम सैर रफ्तार तो करने दें। नहीं देखें, वो तो ना गवर्नमेंट अपना किरदार अदा कर रही है, ना के इलेक्ट्रिक कर रही है, ना वजीर पानी बिजली कर रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। लेकिन ये कि मैं कहता हूँ कि पब्लिक क्या कर रही है। आप इतने ज़्यादा इस मुल्क में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, पब्लिक को आप कह रहे हैं ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, पब्लिक को भी तो जिम्मेदार होना चाहिए ना। अब यानी समझदारी से जो एफुलेंट क्लास है, जो अशराफिया है, उसके तो हर कमरे में AC है, उसके हर कमरे में। अच्छा, ये बताएं, 2 खबरें चल रही थी पैरेलल। एक चैनल पे खबर चल रही थी पाकिस्तान में बिजली की अदम फराहमी पर लोगों का इश्तियाल, धावे और तोड़ फोड़, फर्नीचर उठा के फेंक दिया। और दूसरी तरफ खबर चल रही थी ब्रिटिश एयरवेज़ की सिस्टम में ख़राबी है, लंदन एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे जो हैं वो हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो बेचैन बैठे हुए हैं कि उनकी फ़्लाइटें कैंसिल हो गई हैं, उन्हें कुछ पता नहीं क्या होगा। लेकिन ना कोई एक कुर्सी किसी ने तोड़ी, ना कोई एक बल्ब तोड़ा, ना किसी ने अपना टिकट ही फाड़ के फेंका। सब लोग पुरसुकून अंदाज में इंतज़ार कर रहे थे कि सिस्टम ठीक हो जाएगा, और वो इदारों के साथ और हुकूमत के साथ उस मसले को हल करने में मदद देना चाह रहे थे। तो वहाँ पे इतना सुकून क्यों है? सुकून यूँ है कि वहाँ पर ये रोज़मर्रा का मामूल नहीं है। वहाँ पे 10 साल में 5 साल में ऐसे ब्रेकडाउन होते हैं।
आपके यहाँ तो डेली ब्रेकडाउन हो रहा है ना, मतलब अभी इस सीज़न को लें, ये जो सीज़न शुरू हुआ है तो इस सीज़न में कोई 14-15 आपके ब्रेकडाउन हो गए, डेली ब्रेकडाउन हो रहे हैं तकरीबन, मतलब बार बार होने की वजह से लोग अब सब्र का पैमाना छलक गया, लोग चिड़चिड़े हो गए हैं। और ये जो वेदर है, जो पोजीशन है, और ये उम्मीद भी नहीं है कि ज़्यादा सही देखें, बिजली का मसला ये अकेला मसला नहीं है कि भाई बिजली चली गई कोई मसला नहीं, उसके नतीजे में पानी की शॉर्टेज हो जाती है। अब देखें ना कि जो कल ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद जो धाबी जी का पंपिंग स्टेशन है और पिपरी का है और घारो का है, ये बड़े पंपिंग स्टेशन जिनसे कराची को पानी पंप किया जाता है, तो वो वहाँ की बिजली भी चली गई। और शहर के अंदर कोई 200 पंपिंग स्टेशन है छोटे छोटे जो इलाकाई पंपिंग करते हैं। तो जब यानी बल्क सप्लाई भी एक तरफ रुक गई और अंदर का जो शहर के अंदर का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था पानी का, सारा डिस्टर्ब हो गया, वो भी डिस्टर्ब हो गया। शहजाद साहब, क्या लगता है आपको, ये जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, JIT में हो रहा है, नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों ख़ानदानों की इस वक्त जो है वो तलाशी का अमल शुरू हो गया है। इमरान खान ने कहा था वज़ीर आज़म ने अगर चोरी नहीं की तलाशी दें, अब वज़ीर आज़म और उनके वज़रा जो हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान की तलाशी होनी चाहिए। आज दानियाल अज़ीज़ साहब ने बड़ी धुआंधार बातें की हैं, उन्होंने कहा कि जितनी जगह पे इमरान खान के खिलाफ मुकदमात हैं, इमरान खान को नोटिस जारी हो चुके हैं, इमरान खान इश्तहारी हैं, क्यों इस पे सब खामोश हैं? क्यों नहीं आज तक किसी ने 3 साल में इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? क्यों नहीं इमरान खान किसी अदालत में पेश होते? क्यों नहीं इमरान खान अदालतों का एहतराम करते? हम तो अदालतों का एहतराम करते हैं, जहाँ जहाँ बुलाया जा रहा है वज़ीर आज़म का ख़ानदान पेश हो रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान नहीं पेश हो रहे। क्या लग रहा है अब आपको, जो खुर्शीद शाह ने बात कर दी है, ये बात कहाँ से आ गई अचानक उनके जहन में, या इस तरह की कोई सूरत हाल आपको भी नज़र आ रही है? देखिए, नवाज़ ख़ानदान तो है, लेकिन इमरान खान तो अकेले ही है, उनका तो कोई ख़ानदान है नहीं। तन तना सियासत भी कर रहे हैं और तन तना जो है वो लड़ाई भी कर रहे हैं और तलाशी भी दे रहे हैं। बहरहाल ये एक बहुत अच्छी बात है सियासत में और पाकिस्तान के लिए कि 2 बड़ी पार्टियों की जो सरबराह हैं उनकी तलाशी ली जा रही है और उनके मामलात की छानबीन की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये छानबीन इन 2 ख़ानदानों तक या 2 शख्सियात तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसका जो कैनविस है ये वसी होना चाहिए और जिन पर भी जिन लोगों पर भी इल्ज़ामात हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं जो यानी कि ख़ुद मुकदमात में मुलविस हैं, हनीफ अब्बासी साहब जो हैं ये एफिड्रीन केस में और वो कई हज़ार केजी एफिड्रीन जो थी वो इन पे इल्ज़ाम था। तो और शेख रशीद ने ये कहा भी था कि मुझे कई हज़ार किलो एफिड्रीन नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो आप 2 किलो या 1 किलो एफिड्रीन देते, मतलब इतनी महंगी होती है। तो ये तो ख़ुद मतलब ये कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ होती रही है, ख़ुद इन पे इल्ज़ामात हैं। तो ये और इन्होंने ये कोर्ट में चले गए इमरान खान के ख़िलाफ़। तो मैं मुस्लिम लीग नून से ये सवाल करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून में कोई क्लीन आदमी नहीं था? अगर आपको इमरान खान के ख़िलाफ़ जाना था तो आपने अपना केस हनीफ अब्बासी के हवाले करके खुद ही ख़राब कर लिया। तो आपको ये चाहिए था कि कोई क्लीन आदमी, दानियाल अज़ीज़ जो हैं, मैं समझता हूँ कि क्लीन आदमी है, साफ़ सुथरे आदमी है। इस तरीके से मुशाहिदुल्लाह खान हैं, तलाल चौधरी हैं और मरियम नवाज़ हैं। और मतलब ये कि मुस्लिम लीग नून तो साफ़ सुथरे लोगों से भरी पड़ी है। और ये बात नहीं है, तहरीक इंसाफ में भी अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं और पीपल पार्टी के अंदर भी हैं, हालांकि पीपल पार्टी की किरदार कशी बहुत ज़्यादा की गई। लेकिन जो आपने जिक्र किया खुर्शीद शाह साहब का, जो हमारे अपोजिशन लीडर भी हैं, और करप्शन का इल्ज़ाम से तो कोई भी मुबर्रा नहीं है, उन पर भी करप्शन के इल्ज़ाम हैं और वो उसकी तरदीद करते हैं। और हो सकता है उसका जो करप्शन का स्केल हो उनके मामले में कम हो, लेकिन ये कि जो अब हालात जिस तरफ जा रहे हैं, तो मैं जो समझता हूँ और जो फोर्स ही करता हूँ कि जो नवाज शरीफ ख़ानदान है वो डिस्क्वालीफाई हो या ना हो, लेकिन उससे पहले इमरान खान ज़रूर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और फारिग हो जाएंगे। और मुमकिन है कि हो सकता है आने वाले दिनों में कोई बर्क़ जो है मुस्लिम लीग नून पे भी गिर जाए और वज़ीर आज़म पे भी गिर जाए और दोनों बड़े लीडर जो हैं वो जैसे अयूब खान के ज़माने में होते थे ना, एब्डो हो जाते थे, डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। तो हमारे लीडर भी डिस्क्वालीफाई होना शुरू हों। तो अगर ये डिस्क्वालीफाई होते हैं तो फिर सवाल यही होगा कि पाकिस्तान में सियासत कौन करेगा। अच्छा, यही पे मैं आपसे चाहूँगा कि बात इसमें आप ऐड कर दें, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब ने जो बात की कि दोनों डिस्क्वालीफाई होते हुए नज़र आ रहे हैं और इसके बाद सियासत नया रुख इख्तियार करेगी, तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी बातें की हैं। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान आग से खेल रहे हैं। आग से खेलने का मतलब क्या है उनका, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? जो वारिद हैं जो पूरे सिस्टम के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, तो पूरा सिस्टम क्या लपेटा जा सकता है? देखें, पूरे सिस्टम पे तो बात जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई थी उसमें आ गई थी 62-63 की,
लेकिन फिर ये कि अब मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इतना नरम रवैया अख्तियार किया। उन्होंने कहा कि जी हम 62-63 पे नहीं जाते, अगर 62-63 जाएंगे तो फिर उन्होंने तो कहा था सिर्फ सिराजुल हक बचा, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के बाद में उसकी वजाहत भी आ और गई। कराची में हमारे जो हैं नईम रहमान और जो जितने भी जमात इस्लामी के लीडर हैं, तो जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, तो वो तो सारे बच जाएंगे। तो लेकिन ये कि ये सारे मारे जाएंगे जितने भी हमारे लीडर हैं। नहीं, बात एक और है, वो ये है कि जो पीपल पार्टी के जो हमारे साबिक सदर हैं और जो अब सदर हैं, मतलब पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन के, अब वो पीपल पार्टी के से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है ना। तो वो जो साबिक सदर हमारे हैं वो ये कहते हैं कि जी अगला इलेक्शन हम जीतेंगे, अपना वज़ीर-ए-आज़म लाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म अच्छा, और जो शाहिद मसूद जो 4 साल तक जहाद करते रहे पीपल पार्टी के ख़िलाफ़, वो उन्होंने एक प्रोग्राम में कह भी दिया कि भाई आइंदा वज़ीर-ए-आज़म आसिफ अली ज़रदारी होंगे, खुद होंगे, आसिफ अली ज़रदारी होंगे। जो 4 साल तक वो आसिफ अली ज़रदारी को करप्ट और बेईमान और पता नहीं क्या क्या करार देते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आइंदा वज़ीर-ए-आज़म आसिफ ज़रदारी होंगे। आसिफ ज़रदारी भी कह रहे हैं कि आइंदा जो है बारी हमारी है और हम जीतेंगे और हम जो है क्या कहते हैं हुकूमत बनाएंगे। तो अब जो ये तो रमज़ान आते ही वो चले गए दुबई बैठ गए जाके। खुर्शीद शाह साहब ने अगर ये कहा है कि ये दोनों पार्टियां डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, तो फिर जाहिर है कि इलेक्शन पीपल पार्टी लड़ेगी और पीपल पार्टी के मुकाबले में मैदान में कोई होगा नहीं, पीपल पार्टी जीत जाएगी। मतलब ये तो वैसी सिचुएशन, वो सिनेरियो नहीं लग रहा जो 97 के इलेक्शन में था। अच्छी तरह ज़्यादा इमरान खान कैंपेन कर रहे थे और उस वक्त जो है वो कोई उनको ऑफ़र भी की गई थी कि आप मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लें और यहाँ से इतनी सीटें ले लें और आपको हम फॉरेन मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो बेनज़ीर और नवाज शरीफ दोनों के बारे में आम तो ख्याल ये था कि सदर लगारी जो हैं वो एहतसाब करेंगे और इन दोनों को तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, दोनों नहल हो जाएंगे और इमरान खान जो है उनके लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा और वो शायद वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं था उस दौर में भी, और फिर हमने देखा था कि वो खुद सदर लगारी फारिग हो गए थे बाद में और इमरान खान भी नहीं आ सके थे। तो ऐसी सिचुएशन अभी भी है। आपको लगता है कि कोई पस पर्दा कुव्वत है जो आसिफ ज़रदारी के साथ जो है वो मामला तय कर रही है? नहीं, देखें, आसिफ ज़रदारी के साथ तो कोई मामला तय नहीं हो रहे, और लेकिन ये कि जो इंटरनेशनल जो गारंटर हैं और इंटरनेशनल जो क़ुव्वतें हैं और जो जमहूरियत का 15 साल का इंटरनेशनल मुआहदा है कि 15 साल तक जमहूरियत रहेगी और इनको दोनों पार्टियों को बाइयाँ दी जाएंगी, तो उस हिसाब से तो यानी कि बारी आसिफ ज़रदारी की बनती है। और लेकिन जो मारूजी हालात हैं, जो ज़मीनी हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है कि पीपल पार्टी कहीं आपको इंतखाबी मैदान में कहीं खड़ी हुई नज़र नहीं आती, और इवन ये कि इंटीरियर में भी पीपल पार्टी के लिए इस दफ़ा इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछली मरतबा सबसे बड़ा मार्का जहाँ लड़ा जाना है जो पंजाब, जहाँ से हुकूमत साजी होती है, अब तो कह दिया जाता है वहाँ तो है ही नहीं ना पीपल तीनों सूबों में आप अगर जीत के भी आ जाएँ तो आप वफाक में तो हुकूमत अकेले नहीं बना सकते, तो पंजाब की सपोर्ट आपको चाहिए। पंजाब में जब तक पीपल्स पार्टी मजबूत नहीं होगी तो कैसे आपको उनका वज़ीर-ए-आज़म बनता नजर? 2000 हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 1997 में जाते हैं। 97 के इलेक्शन हुए और नवाज शरीफ ने 2 तिहाई अक्सरियत हासिल कर ली, लेकिन वो 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करने का तरीक़ाकार ये था कि जो नवाज शरीफ के मुखालिफ जो कैंडिडेट्स थे, जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ के मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार थे उनके ख़िलाफ़ पीपल पार्टी के और दूसरी पार्टी के कैंडिडेट्स थे, उनको ही कहा गया कि भाई आपने नामिनेशन भर दिया? उन्होंने कहा हाँ, हमने नामिनेशन भर दिया। उन्होंने कहा आप घर जाकर बैठे, कोई आपको इलेक्शन कैंपेन चला, मतलब ये तरीक़े ये होते हैं, यानी कि इंजीनियर्ड इलेक्शन और मैनिपुलेशन और ये सब तो इस तरह होते हैं। उनसे कहा गया भाई घर जाके बैठ जाऊँ, घर जाके बैठ गए। ये कौन कहता है? अब वो छोड़े में उस बहस को। अच्छा, अब हम दबाव आता है कहीं से। अब हम आते हैं क्या कहते हैं 2008 में, तो यानी कि एक सिंपल सी बात है कि कैनी साहब ने किसी सदक़े में, किसी सिले में, किसी कुर्बानी के सिले में उसको पीपल पार्टी को उन्होंने गवर्नमेंट दी, और उस पर फिर बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में गड़ी खुदा बख्श में जलसे के अंदर ये कहा कि भाई जब बीवी का कत्ल हुआ तो हमारा जो है खून खोल रहा था, लेकिन ये कि हमने जमहूरियत के लिए वो ये खून के घूंट पी लिए।
मतलब पाकिस्तान खप्पे के नारे लगे। जमहूरियत के लिए नहीं बल्कि इख्तिदार के लिए खून के घूंट पी लिया कि उनको कह दिया गया था कि भाई आपको इख्तिदार दे दिया जाएगा, आप खामोश होकर बैठ जाएं। वो खून के घूंट जो अव्वल तो वो अगर पीने थे तो जब पीते, जब भुट्टो को फांसी हुई थी जब उन्होंने क्या कर लिया था जो अब कर लेते। बहरहाल तो कहने का मकसद ये कि उन्होंने कहा कि वो इख्तिदार के लिए, उन्होंने पैसों के लिए उन्होंने खून के घूंट पिए और वो खामोश होकर बैठ गए। अच्छा, अब फिर जब तब तो अल जुल्फ़कार बनी थी ना और जहाज हाईजैक हुए थे। वो तो 97 में बने थे ना, तो अब भी नहीं, भुट्टो की फांसी के तो बाद अब भी इक्का दुक्का जहाज हाईजैक हो जाते और थोड़े बहुत मामला हो वो जाते। तो जुल्फ़कार मिर्ज़ा कहते हैं हम चल निकले थे पाकिस्तान, वही मैं कह रहा हूँ तो ना फिर कि वो कहते हैं कि मतलब हाँ। कुछ भी हो सकता था। तो वो तो एमआरडी की तहरीक भी चली थी ना, एमआरडी की तहरीक में भी तो क्या कहते हैं ये सब कुछ हुआ था। मतलब वो तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये एक तरीके से मतलब चीज़ें तय हो गई थी, तो तय अब हो भी गई। कुछ चीज़ें तय हैं। अच्छा, अब 2000 नहीं, मैं फिर थोड़ा सा आगे आ रहा हूँ ना, यहाँ आ रहा हूँ मैं, ये आपको बता रहा हूँ कि 2013 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब 2 तहरीक से जीत गए। अब वो मामला चलते रहे, इमरान खान ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया, पूरे मुल्क को यकीन था कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन इमरान खान इतने ही बुरे तरीके से इलेक्शन हारे। अच्छा, अब हुआ क्या कि इमरान खान का और नून लीग का तो मुकाबला हुआ। आसिफ ज़रदारी जो को सांप सूंघ गया, आसिफ ज़रदारी खामोश होकर बैठ गए, उन्होंने नताइज भी तस्लीम कर लिए। अब आसिफ ज़रदारी ये कह रहे हैं कि हमने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं था, हमने तो कैंपेन चलाई ही नहीं थी और हमने और वाक ओवर इलेक्शन, यानी इलेक्शन में नवाज शरीफ को वाक ओवर दे दिया था। अब आसिफ ज़रदारी जो है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि अब वो वाक ओवर मुस्लिम लीग नून उनको दे। अच्छा, इस किस्म की सूरत हाल है अब। अच्छा, अब मुस्लिम लीग नून उनको वाक तो ओवर ये क्यों दे? डिमांड वो एक्चुअली नवाज शरीफ से कर रहे हैं या वो किसी और से कर रहे हैं कि जी वो नवाज शरीफ से कहें कि जी आप वॉक ओवर दें? नहीं, वो तो जाहिर है कि वो तो सबसे कर रहे हैं। वो तो अब जो बैनुल-अक़वामी गारंटर हैं, जो अमेरिका है, जो सऊदी अरब है, जो बरतानिया है, जो यूएई से आपके ताल्लुकात इतने ख़राब हैं, यूएई वालों ने ये यहाँ तक कहा कि भाई हम आपको सबक सिखाएंगे। हाँ, इंडिया के साथ उन्होंने इतना बड़ा हाँ। दिफाई मुआहदा कर लिया, अच्छा, पाकिस्तान के और साथ नहीं किया। पाकिस्तान के साथ कोई दिफाई माहिदा नहीं किया और उन्होंने कोई 86 अरब रुपए का, 86 अरब डॉलर का उन्होंने इंडिया के साथ दिफाई माहिदा किया। पाकिस्तान के साथ 86 करोड़ का नहीं किया और 22 अरब डॉलर उन्होंने वैसे इंडिया को दे दिए कि भाई ये तो आप लें और बाकी 86 अरब डॉलर हम आपको और दे देंगे। तो मतलब ये कि लेकिन वो यूएई का भी उतना इन्फ्लुएंस है जितना पहले था पाकिस्तान पे। सऊदी अरब का भी है, तुर्की का भी है, बरतानिया का भी है, अमेरिका का भी है। तो ये जो इंटरनेशनल गारंटर ये हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि आसिफ ज़रदारी इन सब की तरफ देख रहे हैं और आसिफ ज़रदारी ये अमेरिका से भी ये कह रहे हैं कि भाई ये नवाज शरीफ से कहें कि भाई वो मुझे वाक ओवर दे दे और वो इलेक्शन नहीं लड़े। इसकी सूरत है, नवाज शरीफ उसके लिए तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान में हुकूमत साजी के फैसले इस तरह होते हैं, घर ऐसे- में बैठ के जिस तरह हाँ, कोई बहन भाई ऐसे- आपस में ऐसे हो फैसला रहा है कर ना। लें कि भाई ये तुम ये आज की डिश ये तुम ऐसे- बना लो और तुम देखें, कल की डिश मैं बना लूँगा। देखें, जीतने वाली बात तो आप देखें ना कि ये तो जो आप जमहूरियत की बात करते हैं, जीतने की बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, वो तो यानी कि एक रस्मी कार्रवाई होती है और ये तो सब तय हो जाता है कि बीबीसी से खबर आ जाती है कि। और पाकिस्तान की आप क्या बात कर रहे हैं, इंडिया का भी यही। अगर ये सब कुछ इस तरह तय होना है, बाहर बाला ही बाला और उसके बाद यहाँ पे इम्पोज होना है, उसके बाद फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो ये अदालती कार्रवाइयाँ और फिर ये इलेक्शन और ये सारा इंतजाम और हमारा और आपका जाना पोलिंग स्टेशनों पे वोट डालना, तो ये फिर सारी एक्सरसाइज ये बेमाने है। तज़ी औक़ात है ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना। देखें, पाकिस्तान अब दुनिया का शायद इंडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन हो रहे हैं, बांग्लादेश में भी हो रहे हैं, बहुत छोटे छोटे ममालिक में हो रहे हैं, अफ्रीका के ममालिक में हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में आज भी इलेक्शन जो है वही मैनुअल तरीके से हो रहे हैं। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन अगर होते हैं तो फिर उसमें धांधली का इम्कान बहुत कम होता है। मनपसंद नताइज नहीं आ सकते। मनपसंद नताइज नहीं आ सकते। जिस आदमी ने जिसको वोट दिया वो भी सब क्लियर हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में तो सिस्टम, अब इलेक्शन में इतना पैसा खर्च होता है, अरबों रुपए खर्च होते हैं। उसके अलावा ये कि लोग इतने सिक्योरिटी पे 1-1.5 लाख आदमी सिक्योरिटी पे उसमें लगते हैं, पुलिस वाले, रेंजर। ये सिनेरियो कब तक आप समझते हैं वाजे हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जिसमें आप कह सकेंगे कि जब अगले इलेक्शन का मामला तय हो गया है? देखें, अभी तक तो तय नहीं हुआ है और अभी कोशिशें हो रही हैं। इस दफ़ा जो इलेक्शन के मामला मुश्किल से तय होंगे। अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो नहीं, तो ये सऊदी अरब में भी कुछ तय हुआ था, जहाँ ट्रंप आए थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी भागे भागे वहाँ गए और वहाँ पे जाके वो फ्रंट रो में तस्वीर तक बनाने की जगह नहीं मिली उनको। देखें, सऊदी अरब में तो ये हुआ था कि ये अब मैं वो बात करना नहीं चाहता कि सऊदी अरब को भी किसी ताकत ने कहा जो अमेरिका नहीं थी
और उसने मैनिपुलेट किया और उसने ये तो बड़े यानी टीवी पे बड़े सियासतदान, कई सियासतदान ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि ये तो सारा जो भी था जमहूरियत का सारा ड्रामा, ये तो इसके पीछे तो इंडिया था और इंडिया ने सऊदी अरब को ये सब NRO वगैरह कराने के लिए कहा था और ये NRO के पस मंज़र में इंडिया बैठा हुआ था और इंडिया ने सऊदी अरब को कहा और सऊदी अरब ने फिर ये सारा अरेंज करके दिया। तो आपके मुल्क में तो अब ये सूरत हाल है। देखें इंडिया में अगर आप जाएं, इंडिया नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, तो फिर ये ट्रंप आए थे तो वहाँ पे कुछ पाकिस्तान के अगले सिनेरियो के बारे में भी कुछ फैसले हो गए? देखें वो या भी वक्त नहीं है उसका? जो ट्रंप आए थे तो वो तो मामला ही बिल्कुल अलग थे कि जब ओबामा गए थे तो वो शाह सलमान ने क्या किया था आपको पता है? क्या किया? वो ओबामा बैठा हुआ था, वो उठ के नमाज पढ़ने चले गए थे। वो तो रिसीव भी नहीं किया, उन्होंने कहा था दूसरा बंदा रिसीव करेगा, मैं नमाज पढ़ के। और अब ये जो ट्रंप आए हैं वो तो ट्रंप तो ऐसे घूम रहे थे कि ये महल सुलेमान का नहीं उनका है और ट्रंप को जितने तहफ़ शाह सलमान ने दिए हैं उनकी वैल्यू अरबों डॉलर है और वो उन तहफ़ के साथ उन्होंने ये शर्त भी लगाई है कि ये किसी अजायब घर में या कौमी ख़जाने में नहीं जाएंगे बल्कि ये ट्रंप को मिलेंगे। उसमें सोने की तलवारें हैं और 25 और उनके अहले खाना को भी उन्होंने खुसूसी रिलैक्सेशन दी, उनकी अहलिया को भी, उनकी बेटी को भी, कि आप जिस तरह का चाहें से वेतन कर सकते हैं, स्कार्फ लेना ज़रूरी नहीं है, और उन्होंने नहीं लिया। तो ये तो ज़ाहिर है कि ये तजदीद एद वफ़ा हुई है और अरबों डॉलर के चलें आने वाले दिनों पता चलेगा कि मज़ीद पाकिस्तान के फैसलों के लिए पाकिस्तान का इशू नहीं था, लेकिन कौन सी सरजमीन इस्तेमाल की जाती है इस दफ़ा? देखें पाकिस्तान के फैसले तो पाकिस्तान में नहीं होते। तो कहाँ? सऊदी अरब में होंगे, सऊदी अरब में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, बरतानिया में होते हैं और UAE में होते हैं। और UAE को तो मैं अपना दुश्मन मुल्क ही समझता हूँ, ठीक है ना? इतने पाकिस्तानी दुबई में रहते हैं, ठीक है, वो पाकिस्तानी तो हमारे अमेरिका में भी रहते हैं और इतना वहाँ से ज़रा मुबादला मुसलमान इंडिया में भी रहते हैं, रोजगार के मौके हैं और यहाँ से लोग जाने के लिए बेकरार हैं। वो दुबई चलो ड्रामा तो आज भी पॉपुलर है पाकिस्तान में, लोग जाना चाहते हैं। लेकिन ये कि आपके फैसले आपके मुल्क में नहीं होते। अब ये है कि अगर लोकली जो भी कोई मामला यानी कि जो आगे बढ़ेंगे और फिर उसमें ज़ाहिर है कि वो इंटरनेशनल गारंटर भी उसमें घुसेंगे। तो अब लोकली मामला ये जो आपके केस चल रहे हैं, दो तीन केस चल रहे हैं, इमरान खान की तलाशी हो रही है, वज़ीर आज़म साहब के ख़ानदान की तलाशी हो रही है, तो ये जो कशमकश चल रही है ये यानी कि आप ये कोर्ट से बाहर भी ये कशमकश शुरू हो गई ना, एक कोर्ट के अंदर है, फिर कोर्ट GIT वाली है। तो इनके फैसले आने से आप समझते हैं सूरत वाज़ेह? तो ये जो फैसले आएंगे और फिर इनके आने से सूरत वाज़ेह होगी या मज़ीद पेचीदा होगी? देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ जो मामला हमारे कोर्टों में चल रहे हैं, इसमें जो एक चीज़ हो रही है ना वो ये हो रही है कि ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं, इसमें सियासतदान एक्सपोज हो रहे हैं और आवाम को सामने आ रहे हैं, असलियत सामने आ रही है। आवाम को ये समझाया जा रहा है कि भाई ये आपके लीडर हैं, अब आप फैसला कर लो। कि अब देखें ना, आपके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ GIT बनी हुई है, फिर आपके सारे खिलाड़ी जो है वो उन पे सट्टे और जुए के इल्ज़ाम आते हैं। वो तो ओवरऑल फिर पाकिस्तानियों के बारे में बात हो रही, सारे इदारों के बारे में बात नहीं, और आपके जहाज़ों से हिरन बरामद हो रही है। तो मतलब ये कि वो पूरे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। कौम तो आपका मतलब ये कि बुरा हाल है ना। क्या समझते हैं आप शहजाद साहब, जब आप देख रहे हैं पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान से बाहर होते हैं, आलमी अदालत में एक केस चलता है, वही बात हो गई और पाकिस्तान पे दबाव आ जाता है, पाकिस्तान में एक बंदा को हम पकड़ते हैं रंगे हाथों, उसका केस चलाते हैं, सज़ा देते हैं, उसके खिलाफ अपील का वक्त चलता है और इस दौरान बाहर से फैसला आ जाता है सज़ा रोक दी जाए। तो अब ये पाकिस्तान किस हद तक जो है वो अपने फ़ैसले करने में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रहेगा इस तरह के मामलात में, या हमें आलमी मुआहदों में, आलमी अदालत के फ़ैसलों में जकड़ा जाएगा? देखें, ये केस जब जो आपको याद होगा APS जब का वाक़या हुआ ये पेशावर का, तो उसके बाद फ़ौजी अदालतें एकदम बन गई और फ़ौजी अदालतें बनाने का मकसद ये था कि एक तो स्पीडी ट्रायल था और दूसरा ये था कि वो एक यानी ख्याल ये होता है कि सिविलियन जो अदालतें होती हैं उनका थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होता है और वो केस को लेंथी कर देते हैं। तो मतलब एक स्पीडी ट्रायल के लिए और केस के जल्द फैसले के लिए फ़ौजी अदालतें बनाई गई और वो फ़ौजी अदालतें ही मैं समझता हूँ कोई रिज़ल्ट नहीं दे सकी और अब तक यानी कि हज़ारों तो नहीं, कई सौ दहशतगर्द जो है इस वक्त जेलों में हैं और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहे हैं। अब हम आते हैं कुलभूषण यादव के केस की तरफ।
मैं समझता हूँ कि कुलभूषण यादव के केस में कोई ट्रायल का कोई इशू ही नहीं है। वो तो सब चीज़ें उस पर साबित थी, वो मुल्क दुश्मन था, और ये कि वो रा का जो हमारा जो रीजन है, सिंध बलूचिस्तान रीजन का वो हेड था, वो यानी कि एक बात आप जहन में रखें, कुलभूषण यादव कोई आलमी वो कोई मामूली या आम जासूस नहीं है। कुलभूषण यादव तो रा का यानी कि टॉप रैंक का अफसर था और यहाँ का सरबराह था। यानी कि समझ लेंगे रा का सबसे बड़ा टास्क तो पाकिस्तान ही है, तो इसलिए पाकिस्तान को जो आदमी देख रहा है तो समझ लें वो रा का हेड ही है, और सबसे ज़्यादा वो सर्व कर रहा है इंडिया को, और इंडिया वाले उसको यानी कि अपना खुदा ही मानते हैं। यानी ये बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने उनके जो इंचार्ज और हेड था उसको पकड़ के रखा हुआ है और पूरा नेटवर्क जो है उसको तोड़ दिया, वो पूरा नेटवर्क तोड़ दिया। अच्छा, उसका नेटवर्क क्या था कि वो यानी कि कुलभूषण यादव किसी एक आदमी का कातिल नहीं है, वो हज़ारों आदमियों का कातिल है। यानी कि जो बलूचिस्तान से बसें आती जाती थी, बसों से उतार के जो लोगों को खड़ा करके लाइन में खड़ा करके मारा जाता था, और बलूचिस्तान में जो धमाके होते थे और कराची में जो धमाके होते थे, कराची से भी उसका लिंक था। तो ये जितनी भी दहशतगर्दी कई साल तक जो इन दोनों सूबों में होती रही, कई हज़ार आदमी इसमें मरे और कई सौ दहशतगर्दी वाक़यात हुए, ये सब कुलभूषण यादव ने कराए थे। तो अगर ये केस अगर सिविलियन कोर्ट में जाता तो मैं समझता हूँ कि सिविलियन कोर्ट में भी इसका फैसला उतनी ही देर में होता है जितना फौजी अदालत में हुआ। लेकिन सिविलियन कोर्ट में कानूनी तौर पे तो कहा जा रहा है तो फिर इंडिया को एक्सेस दे दिया जाता, वो अपने वकील भेज देते हैं, वकील उसका सिविलियन पेश कोर्ट में कर जाने लेता। से नहीं, देखें सिविलियन कोर्ट में जाने से आप उनको एक्सेस तो नहीं दे रहे थे ना, आप सिविलियन कोर्ट में केस चलाते ही है। अच्छा, सिविलियन कोर्ट में जाने से लोकल वकील दे देते आपको, वो तो अब भी कहते हैं कि हमने इसको पूरी यानी कि वकला की सहूलत दी है और मजीद। वो तो इंडिया ने आलमी अदालत में कहा कि जी लाहौर हाई कोर्ट बार ने करारदाद पास कर रखी है कि जो वकील भी इसके लिए पेश होगा उसकी मेंबरशिप और उसकी जो है रुकनीत कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये माहौल है वहाँ वकला का, तो कोई वकील कैसे पेश होगा? ठीक है, कोई वकील पेश नहीं होता, तो जिस तरीके से इसको फौजी अदालत ने सज़ा दी है इस तरीके ऐसे ही इसका केस चलता, कोई वकील पेश नहीं होता तो इसको सज़ाए मौत हो जाती, यानी पैरवी नहीं होती, सज़ाए मौत हो जाती। तो उसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि एक सिविलियन कोर्ट में जब जो एक सिविलियन कोर्ट जो फैसला करता है तो उसमें फिर उस मुल्क का फैसला, जिस मुल्क का वो कोर्ट होता है, उस मुल्क की पोजीशन उसमें स्ट्रांग हो जाती है, मुस्तहकम हो जाती है। आलमी अदालत कि वो अपने अदालती निज़ाम के ज़रिए लेके चलता है। अब इंडिया ने ये कहा ना, इंडिया ने तो ये कहा कि भाई आपने एक 40 दिन को इसको अपील का टाइम दिया है, और 40 दिन के लिए ये अपीलेट कोर्ट जो है वो फौजी अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ फैसले के लिए एक अपीलेट कोर्ट जो है बनाया गया। उस अपीलेट कोर्ट में 2 मेजर जनरल रैंक के उसमें अफसरान हैं, लेकिन अब आप ये देखें कि इंडिया ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो अफसरान तो आर्मी चीफ के मातहत हैं, तो वो आर्मी चीफ का 2 स्टार जनरल जो है वो कैसे उसका फैसला रिवर्स करेंगे, ये उनका एक मौक़िफ़ है। कैसे फैसला तब्दील, हालांकि वो तो केस पे चलेंगे, अगर केस सही होगा तो फैसला करेंगे, नहीं होगा ये इश्यूज आपके सामने नहीं होते, और एक क्लीन फैसला होता, सिविलियन कोर्ट का फैसला होता, उस पर मेरे ख्याल से तहफ़्फ़ुज़ात। अच्छा, अब एक तो हो गया ये केस चलेगा, ज़ाहिर है वो तो अब मेरिट ऑफ केस पे जो भी कोर्ट होगी उसमें केस चलेगा, पाकिस्तान भी अपना केस पेश करेगा, इंडिया भी करेगा, दोनों का मौक़िफ़ सुना जाएगा। वहाँ पे पाकिस्तान के साथ हमेशा से वो अनइवन सा और अनफेयर सा जो है वो ट्रीटमेंट रहा है, इसलिए लोगों को होता है कि वहाँ से तो इंसाफ मिलना नहीं, और ये फ़ोरम, कई वकला कहते हैं ये फ़ोरम पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए बने ही नहीं है, ये तो ख़ास बड़े ताकतों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बने। अब ये बताइए कि मार्च 2016 से कुलभूषण गिरफ्तार, आप कहते हैं वो रा के नेटवर्क का बहुत बड़ा यहाँ का जो है वो अफसर पकड़ा है आपने, जो हेड था। तो मार्च 2016 से अब मई 2017 आ गया, इस दौरान बम धमाके, इस दौरान दहशतगर्दी, बसों से उतार के लोगों को मारना, ट्रेनों पे हमला, ये तो जारी है, ये रुका तो नहीं है। तो फिर ये इसका मतलब ये तो कुलभूषण जारी है। ये तो देखें, ये तो यूं जारी है। ये किसके खाते में जाएगा? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये यूं जारी है और इसके पीछे भी इंडिया, ये ऐसा तो नहीं है कि कोई कुलभूषण यादव को आपने पकड़ लिया तो कुलभूषण यादव को पकड़ लिया ना, नीचे से सारे लोग घूम रहे हैं, बाकी नेटवर्क तो अब इंटैक्ट है ना, मौजूद है। मतलब आपने कमर तोड़ी है उनकी, लेकिन अभी सब लोग नहीं पकड़े गए। ये तो देखें, ये तो अब इंडिया जो इंटरनेशनल कोर्ट में या बैनुल अक़वामी फोरम पे या सिफारती ज़राए के पास ये मौक़िफ़ इख्तियार करेगा कि देखें जी ये बलूचिस्तान में 10 मज़दूरों को मार दिए गए, जिनकी तादाद बाद में 14 हो गई, कि बलूचिस्तान में 14 आदमी मार दिए गए, या गफूर हैदरी के काफ़िले में बम धमाका हो गया, उसके बाद भी 4 मज़दूर मेरे ख्याल से वहाँ मारे गए तुरबत में,
ठीक है ना। तो अब इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट में ये मौके भी इख्तियार कर सकता है, ये किया होगा और करना चाहिए कि भाई ये देखें, कुलभूषण यादव पे ये इल्ज़ाम था कि दहशतगर्दी का, तो आप देखें दहशतगर्दी तो अब भी हो रही है, अब भी लोग इस तरीके से मारे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये काम कुलभूषण यादव तो नहीं कर रहा था, ये तो वहाँ हो ही रहा है और ये होता रहेगा। और इसका कुलभूषण यादव उसका भी जवाब पाकिस्तान का भी तो देगा ना कि भाई अगर कुलभूषण यादव को पकड़ा है और उसने एतराफ़ किया कि ये सारा नेटवर्क उसने बिछाया था, बनाया था, या वो इसको चला रहा था, तो नेटवर्क तो मौजूद है और नेटवर्क से लोग जो हैं वो एफिलिएटेड हैं और वो अपना काम करते रहेंगे। बल्कि जब वो एक नेटवर्क के लोग पकड़े जाते हैं तो वो ज़्यादा शिद्दत के साथ अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं, ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा तेज़ी उनमें आ जाती है और वो कोशिश करते हैं कि अपना जो भी उनका मंसूबा, टारगेट, हदफ जो है उसको वो अगर उन्होंने 4 दिनों में हासिल करना था तो अब उसको 2 दिनों में हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो केस दोनों मुल्क अपना अपना पेश करेंगे और उसमें ज़ाहिर है कि चीज़ पेश आएगी। लेकिन इसमें अहम बात यह है जिस पर पाकिस्तानी अवाम भी सोच रही है, पूछ भी रही है कि भाई यादव के पकड़े जाने के बाद उस नेटवर्क के मजीद कितने लोग पकड़े गए हैं, उनके ऊपर कितना घेरा तंग हुआ है और उसने जो बयानात दिए हैं, जो उसने सच उगला है या उससे जो सारी चीज़ें सामने आई हैं, उसके बाद इदारों की कामयाबियाँ जो हैं वो बताई जा रही नहीं रही हैं या वो कामयाबियाँ हुई नहीं हैं या उसको छुपाया जा रहा है। देखिए मेरा ख्याल है कि कुछ लोग तो कराची से ही पकड़े गए और उज़ैर बलोच को भी उन्होंने ये कहा कि ये इसका ताल्लुक़ भी कुलभूषण यादव से था। और आपने देखा कि जो लियारी में कितने बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी होती रही और कितने बम धमाके होते रहे और छोटे बम धमाके तो यानी कि 3-4 डेली होते थे, उसके अलावा बड़े बम धमाके झटपट मार्केट और दूसरे इलाकों में जिसमें ख़वातीन भी मरी, बच्चे ही मरे, 15-15, 20-20 आदमी मरे। तो इस किस्म के वाक़यात बलूचिस्तान में भी होते रहे और कराची में भी होते रहे और दूसरे इलाकों में होते रहे। तो मेरे कहने का मकसद ये कि उसके नेटवर्क के लोग पकड़े तो गए और मुमकिन है कि कुछ छुपाया भी गया हो, लेकिन ये कि वो जितना बड़ा उसका नेटवर्क था और जितना बड़ा वो जासूस था और जितना बड़ा वो इंटेलिजेंस अफसर था, उस हिसाब से कोई कामयाबियाँ मुमकिन है हुई हों, लेकिन हमें जो है वो नज़र नहीं आती। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है कि वो उन्होंने यानी कि एक आम जासूस तो पता नहीं कितने पकड़े जाते हैं, कई मुल्कों में इस तरह की कार्रवाई होती हैं, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मेन आपने उसका जो हेड है उसको पकड़ ईरान से भी ऑपरेट कर रहा था। अच्छा, अब ये बताएं, इस तरह एक वाक़या हुआ कि उज़मा इंडिया से आती है पाकिस्तान में, उसकी शादी का मामला चलता है, फिर वो वापस आके इंडियन हाई कमीशन में पनाह ले लेती है, फिर उसको वापस इंडिया पहुंचा दिया जाता है। उस पर सुषमा स्वराज साहिबा का बड़ा पाकिस्तान को थैंक यू कहा जाता है कि जी पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने और जस्टिस कियानी ने बड़ा अहम फ़ैसला दिया, उसको प्रोटेक्ट करके इंडियन सिटीज़न लड़की को जो है वो इंडिया वापस पहुँचा दिया। अब उसके बारे में नए इंकशाफात हो रहे हैं, रिपोर्टें आ रही हैं, कल मीडिया में छपा है कि उस लड़की की ये पहली या दूसरी शादी नहीं थी, उस लड़की की तो ये छठी शादी थी और वो इस तरह की शादियाँ अमीर लोगों से या लोगों को फांसने के लिए करती रहती है। और उसके जो है वो एक बेटी भी नहीं है, उसकी तो 4 औलादें हैं और इससे पहले उसने इंडियन पार्लियामेंटेरियन के एक बेटे से शादी कर रखी है। तो ये नए वाक़यात सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान ने तो गुड गेस्चर दिखाया कि जी उस लड़की को फ्री विल पे वापस जाने दिया गया कि वो जाना चाहती है, ठीक है जी आप चले जाएँ। पाकिस्तान की अदालतों ने भी उसके हक़ में फ़ैसला दिया। इंडिया की तरफ से इस तरह का गुड गेस्चर कब आएगा? जो पाकिस्तानी बच्चे वहाँ पे हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जिनको वहाँ पे उसने ज़बरदस्ती रोक रखा है, उनके क़ैद में रखा हुआ है, पाकिस्तानी माहीगीर हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग जो गलती से या किसी भी वजह से जो है वो सरहद पार करके वहाँ जाके फंसे हुए हैं। ये गुड गेस्चर इंडिया भी कभी दिखाएगा या सिर्फ हम ही दिखाते रहेंगे? देखें, ये जो सुषमा स्वराज साहिबा हैं, ये इनका रब्ता किससे था? इनका रब्ता ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल शख्सियात हैं, जो सिविलियन शख्सियात हैं, उनसे ही होगा ना, किसी फ़ौजी से या किसी जनरल से या किसी ब्रिगेडियर से तो नहीं होगा। और ज़ाहिर है उनका तो इस मामले से कोई ताल्लुक़ भी नहीं था। अब आपने जो बात की कि इंडिया का वहाँ से तो पाकिस्तान से सॉफ्ट कॉर्नर फ़ौरन डेवलप हो जाता है, लेकिन ये कि इंडिया से सॉफ्ट कॉर्नर नहीं आता, तो उसकी वजह एक बहुत यानी सिंपल है और बहुत आम सी है। वो ये है कि देखें, इंडिया में तो एक काउंसलर और एक कोई बहुत ही कोई आम आदमी, कोई देहाती आदमी भी पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखता। वो पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं और पाकिस्तान का नाम सुनना नहीं चाहते, भले वो ये जमहूरियत की बात करें और इंसानियत की बात करें, सेक्युलर स्टेट की बात करें, ह्यूमन राइट्स की बात करें और ये कहें कि हम सेक्युलर स्टेट हैं, लेकिन उनका अमल ये जो अशर उन्होंने कर दिया कश्मीर में, देख लें मकबूजा कश्मीर में क्या हालत उनका की हुई है। अमल ये है कि उन्होंने बाकायदा मुसलमान, इस्लाम, पाकिस्तान और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जत्थे बनाए हुए, मुसल्लह जत्थे बनाए हुए, तंजीमें बनाई हुई। ऐसी मिसाल यानी शिव सेना और ये बजरंग बली और
इस टाइप की जो इन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती कि इस तरह, यानी एक तरफ वो कहते हैं हम सेकुलर हैं, और दूसरी तरफ ये कि सबसे ज़्यादा मजहबी इंतहा पसंदी आपको इंडिया में मिलेगी। उन्होंने आपकी बाबरी मस्जिद गिरा दी, ऐसा वाक़या दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये कि अच्छा, फिर ये कि वहाँ पे गाय की ट्रांसपोर्टेशन आप नहीं कर सकते। अगर आप गाय की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो वहाँ उनके मुसल्लह जत्थे वहाँ के हाईवेज़ पे पहरा देते हैं, और वो उस ट्रक को पकड़ लेते हैं और उस ट्रक को आग लगा देते हैं और गायों को छोड़ देते हैं उतार के, और जो उस ट्रक को जो ड्राइव कर रहे होते हैं उसका जो अमला होता है उसको पर इतना तशद्दुद करते हैं कि तकरीबन उसको मार देते हैं। तो मतलब ये कि वो तो इतना इंतहा पसंद मुल्क है, और उस मुल्क के अवाम आपके मुल्क से इतनी नफ़रत करते हैं, लेकिन आपके सिविलियन हुक्मरान, आपके जो सियासतदान, वो तो इंडिया से दोस्ती के लिए और इंडिया से मोहब्बत में मतलब ये तो मरे जा रहे हैं। ये तो फ़र्क आएगा ना, एक मुसलमान हुक्मरानों में और एक गैर मुस्लिम हुक्मरानों के रवैये में इतना तो फ़र्क रहेगा। ये तो तारीख बताती है कि मुसलमान हुक्मरानों ने हमेशा जो है वो रहमत अली का मुजाहरा किया है, दरिया दिली का मुजाहरा किया है, और दुश्मनों के ऊपर जो है वो अपने औसाफ से उन्होंने उनके दिल जीते हैं। बताया कि हमारे रवैये किस तरह के हैं और आपके दिल कितने तंग हैं, आपकी सोच कितनी तंग नज़र है। बहरहाल ये सारे सिलसिले जो हैं तारीख़ के साथ जुड़े रहेंगे। आने वाले दिनों के लिए बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए इक़दाम किए जाएँ। सारे मुल्क, सारी हुकूमतें जो हैं वो सिलसिले में अपना अपना किरदार अदा करें, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो फ़ौजी इदारे हों, सब कोशिश करें कि अमन की तरफ आगे बढ़ा जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल को हल किया जाए। बज़ाहिर बड़ी बड़ी जंगें जो लड़ी जाती हैं उनका नतीजा भी टेबल टॉक पे आके निकलता है। टेबल टॉक के ज़रिए चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएँ तो अच्छा है। अगर उज़्मा पाकिस्तान से वापस जा सकती है तो इंडिया में फंसे हुए पाकिस्तानियों को भी इसी तरह पाकिस्तान बाहिफाजत आना चाहिए। ये गुड गेस्चर इंडिया को भी दिखाना चाहिए। पाकिस्तान ने एक बार नहीं कई बार ये मिसालें कायम की हैं कि पाकिस्तान हमेशा किसी भी ऐसे वाक़े में जुल्म सितम का मुजाहरा नहीं करता, बल्कि दरिया दिली का मुजाहरा करता है और हक़ और इंसाफ के साथ खड़ा होता है। और अगर कोई गलती से यहाँ आ जाता है या वो यहाँ से वापस जाना चाहता है तो उसको पूरी आज़ादी दी जाती है। पाकिस्तान की अदालतों ने भी साबित किया, पाकिस्तान के कानून ने भी साबित किया, पाकिस्तान की हुकूमतों ने भी बारहा इस बात को साबित किया है। उम्मीद करते हैं कि इंडिया भी अपने रवैये पर नज़रसानी करेगा और वहाँ से भी अच्छे पैगामात, अच्छे सिग्नल आएंगे। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान सालिक मजीद को प्रोग्राम A to Z की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।